नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। शाम का 7 बज रहा है। मैं हाजिर हूं लेकर के आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश सियासी रण क्षेत्र बनता जा रहा है और सियासी रण क्षेत्र जब बनता है तो दोनों सेनाएं अपने युद्धक सामान की तैयारी शुरू कर देती हैं। मध्य प्रदेश के दोनों बड़े दलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में इस समय अगर जाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सियासी युद्ध के लिए सेनाएं तैयार हो रही हैं। एक तरफ बैठ के हो रही हैं, कमेटियां घोषित हो रही हैं, तमाम दौरे हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। लगातार सियासत के जितने भी हथियार होते हैं युद्ध के, वो सब तैयार किए जा रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आखिर कितनी तैयारी हो गई है, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारियों का आखिर वर्चस्व कितना, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, उनसे भी राय जानेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं हम छोटी सी पेशकश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को भले ही समय है, बावजूद इसके बीजेपी और कांग्रेस शह और मात का खेल खेलने के लिए सियासी बिसात बिछा रही है। सूबे में जहां बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति की बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने समितियों की घोषणा कर दी है। ये सजावट और जमावट देखकर साफ जाहिर होता है कि 2023 के चुनाव को पक्ष विपक्ष हल्के में लेने को तैयार नहीं है। समाज के सभी वर्गों को मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगामी हमारी भूमिका, सारे लोग इसमें सही सुझाव के साथ और उसका पूरा नेटवर्किंग जो करेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसका लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा जी। और इस दिशा में जो 2003 में कांग्रेस का शासनकाल मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में था, बीमारू राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य बनाया, अब ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस परिकल्पना पर हमारा मैनिफेस्टो है। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और कांग्रेस ने सियासी बिसात बिछाने का प्रयास किया है। इससे पहले भी दोनों ही दल प्रदेश में योजनाओं का ऐलान कर एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश की फिजा में घोषणाओं और वादों का सिलसिला जारी है। मतलब 22,000 घोषणा करने के बाद और रोज इवेंट करने के बाद और लगभग 90 लाख रुपए प्रतिदिन हवाई यात्रा पर बर्बाद करने के बाद शिवराज जी आप कह रहे हम सुझाव लेंगे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा मजाकिया बात कुछ नहीं हो सकती। ये बताता है कि भाजपा शिवराज सरकार कितनी संवेदन शून्य एवं संवेदनहीन है कि आपको एक सुझाव लेने में इतने दिन लग गए। ये बताता है कि हाँ, ये सिर्फ खुद का हित देखते, जनहित से इनका कोई लेना देना। बहरहाल मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में चुनाव है, लेकिन 23 की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश फिलहाल चुनावी मोड में आता नजर आ रहा है। जहां जबलपुर से प्रियंका गांधी ने सियासी होकार भरी है, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के महीने भर में हुए एक के बाद एक मध्य प्रदेश दौरे ने सियासी तूफान ला दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सियासी पारा देखने को मिलता है और किस तरह से तैयारियां और देखने को मिलती हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। दोनों ही पार्टियों की तैयारियां जोश पर हैं और जोश के साथ तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और जो कमेटियां घोषित हो रही, इसको लेकर विवाद भी हो रहे हैं, उसके बावजूद तैयारी बड़ी शानदार है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश रण क्षेत्र बन रहा है और रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र का वो हिस्सा सज रहा है जहां युद्ध का आखिरी हिस्सा लड़ा जाएगा। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विकास बुंदरिया, बीजेपी के वो प्रवक्ता बड़ी बौद्धिकता के साथ बात करते हैं, पूरे तर्कों के साथ बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। देवाशीष झारिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देवाशीष कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में शामिल हैं जो पूरी मुद्दों के साथ बात करते हैं। और देवाशीष आपको बहुत झारिया। और मध्य प्रदेश की राजनीति पर जब कलम चलती है तो उसमें हमारे भार्गव जी का हाथ होता है। भार्गव जी की टिप्पणियां जो होती हैं वो स्वाभाविक रूप से एक मार्गदर्शन करती है। बहुत बहुत स्वागत है भार्गव जी का। तीनों मेहमानों का सबसे पहले मैं विकास जी आपके पास आता हूं। बहुत तेजी के साथ युद्ध का मैदान सजता जा रहा है और बीजेपी अब सारे के सारे हथियारों को सजा के रख रही है और बिल्कुल साफ किया जा रहा है। आप युद्ध कह सकते हैं जी, उपमा देते हुए युद्ध कह सकते हैं। बाकी हमारे लिए चुनाव है। हम हमारी विचारधारा के साथ में, हमारे संगठन के बलबूते पे और हमारी सरकारों के किए गए कामों के लेके, उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे लेके चुनाव में उतरेंगे। और यकीनन हमें ये विश्वास है कि जो हमारी वैचारिक सैद्धांतिकता है और जिस तरह के हमारा नेतृत्व है, नीति है, उसके सहारे हम फिर चुनाव जीतेंगे। फिर मध्य प्रदेश हमें ही सरकार चलाने का जिम्मेदारी देगा। बिल्कुल विकास भाई, एक जो मुद्दा बार बार उठ रहा है बताइए कि आप लोग जब भी बीजेपी में किसी से ही बात करो तो हमेशा कहता है कि बीजेपी तो राउंड द क्लॉक
चुनाव के मूड में रहती है। हम लोग चुनाव हमारे लिए इवेंट नहीं है, चुनाव हमारे तात्कालिक कोई व्यवस्था नहीं, चुनाव की हम तैयारी लगातार करते हैं। उसके बाद भी चुनाव के समय नई बिल्कुल हो जाती है। अब आपके मुख्यमंत्री जी, आपके तमाम पदाधिकारी, आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों से सुझाव लेंगे। आपको साल भर विकास के काम करते हो, दावे करते हो, उसके बाद भी अचानक आपको सुझाव लेना पड़ रहा है। देखिए त्रिपाठी साहब, चुनाव अजय भाई क्या होता है कि एक ऐसा वक्त होता है जी, जब आप नए सिरे से अपने आप को, अपने संगठन को एक पिरो पाते हो जी। भाई एक अवसर होता है जिस वक्त में हमारे संगठन ने और हमारी सरकारों ने क्या काम किया उसका मैंडेट हमें दोबारा लेना है ना। तो यकीनन, और ये एक ऐसा अवसर होता है जब हम संगठन विस्तार भी कर रहे होते हैं। तो चुनाव केवल वही काम नहीं होता कि हम एक विचार के साथ में चले गए, उस वक्त हमारा लोगों के साथ संवाद भी होता है। उन संवाद करते वक्त में कुछ तो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, कुछ हमारे समर्थक भी होते हैं और कुछ आम जन होते हैं जिनको हम समर्थक में कन्वर्ट कर लेते हैं, समर्थक को हम कार्यकर्ता में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए ये सब पैनापन की दृष्टि से जो संगठनात्मक पैनापन लाना चाहिए वो ये कवायदें होती हैं। और देखिए हर 5 साल में जी, वैसे तो सुझाव लगातार आते रहते हैं, आप देखते हैं, और हमारा संगठन सरकार दोनों उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 5 साल बाद हम जनता के बीच में एक मैंडेट के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन वहां भी बहुत कुछ होता है राजनीतिक दल को उनके मन में बहुत सारी चीजों की उसको हम लेने का प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को लेना चाहिए। भाई राजनीतिक दल को केवल अपना तौर तरीका ही क्यों थोपना है जनता पे। देवाशीष जी के पास आऊंगा। देवाशीष जी, कांग्रेस पूरी तरह तैयारी में, अब तो आपकी चुनाव कमेटियां भी घोषित हो गई, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, और बीजेपी ये कह रही है, आप जो बार बार आरोप लगाते हो बीजेपी के, अब वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो 5 साल लड़ते हैं, लेकिन अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में। कांग्रेस की स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की स्थिति है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। 2018 में भी हमने सरकार बनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह की खरीद फरोख्त हुई उससे हमारी सरकार गिर गई। जनता ने हमें 2018 में मैंडेट दे दिया था, और इस समय जो स्थिति है, जनता ये चाहती है कि जो 15 महीने का शासनकाल माननीय कमलनाथ जी ने किया वो सरकार 5 साल पूरी देखे जी। हम लोगों ने जो वादे किए थे पिछले शासनकाल में, वो 5 साल जनता हमें वक्त देना चाहती है कि हम 5 साल उन कार्यकलापों को फिर से हम लोग दोहराएं और अपने जो कार्य हैं जनता के बीच में ले जाके करें। तो मुझे जो लगता है कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पूरी तरीके से हर फील्ड में, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन हो, जनता के पास किन मुद्दों को लेकर जा रही है, उन मुद्दों को लेकर, इस सब चीजों में क्लैरिटी कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि इस बार 2018 और प्रीवियस जो चुनाव हुए हैं जी, उससे ज्यादा संगठन एकजुट है। हमारे जो लीडरशिप है उसकी स्थिति बहुत क्लियर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये स्थिति कि 18 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये साहस नहीं दोहरा पा रही है कि वह वर्तमान मुख्यमंत्री को अगले चुनाव के लिए फेस घोषित कर पाए। तो कांग्रेस की स्थितियां इस समय भारतीय जनता पार्टी से, जो एक हम लोग पेपर पे रख के देखते हैं, जब पेपर पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, उसमें कांग्रेस की जो स्थिति है वो बेहतर निकल के आ रही है। और निश्चित तौर पे जब आगामी चुनाव होगा, चुनावी समर जब तूफान पकड़ेगा और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो उसमें कांग्रेस के नतीजे बहुत। चलिए अवधेश भार्गव जी से समझ लेते हैं, हम लोगों से बेहतर वो बता पाएंगे। अवधेश भाई, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, मेरा भी आपने सुना पॉइंट। कई बार आपसे समझना चाहेंगे हम लोग कि जो अभी से कहा जा रहा है कि कांग्रेस बेहतर स्थिति में, स्टेटस की बात कर रहे हैं वो, और बीजेपी जो बात कह रही है कि हम तो साहब चूंकि साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद भी बीजेपी को अचानक सब कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इन दोनों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। देखिए ऐसा है जी, आज कांग्रेस ने अपनी समितियां घोषित की हैं जी, और बीजेपी ने घोषणा समिति की बैठक की है जी जी। घोषणा समिति की बैठक के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम सर्वहारा वर्ग से पूछेंगे, उनके सुझाव लेंगे और उनके सुझाव, उनकी समस्याएं अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। हर चुनाव में ये होता है। हाँ। क्या पिछले चुनाव में जो घोषणा पत्र में आपने शामिल किया था वो आज सब पूरे हो गए? दूसरी बात, अभी जैसे देवाशीष जी कह रहे थे, इनके यहाँ भी कांग्रेस की समिति घोषित हुई है जी। अब पब्लिक के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि 2 दिग्गजों की लड़ाई है। एक दिग्गज के बेटे को कमेटी में जगह मिल गई है और दूसरे दिग्गज के बेटे को कमेटी में जगह नहीं मिली है जी। यानी परिवारवाद अभी भी कांग्रेस में हावी है जी। जनता की नजर से अगर आप
चमकना चाहते हैं जनता की नजर में तो परिवारवाद से दूर भागिए। आपने कहा 2018 में हमारी सरकार बनी, बिल्कुल सही है, जनता ऊब गई थी भारतीय जनता पार्टी से, आपकी सरकार बनवाई थी, लेकिन सरकार बनते ही क्या हुआ, आपने मंत्रिमंडल का गठन किया, सारे कैबिनेट मंत्री बना दिए, यानी आप में इतना समन्वय नहीं बन पाया कि आप उसमें कुछ राज्य मंत्री बनाते, क्योंकि झगड़े ऐसे थे जी। तो जनता ने वहीं से देख लिया, यानी कहा जाता है चेहरा जो है वो आदमी का व्यक्तित्व बता देता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सरकार के गठन के बाद ही आपने सारे कैबिनेट मंत्री बना दिए। पहले तो 2 दिन मंत्रिमंडल की शपथ ही नहीं हो पाई। जब शपथ नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने कहा इसको कैबिनेट बना, उन्होंने कहा ये अभी पहली बार जीत के आया है, ऐसा हुआ है, तो आपने कहा चलिए सबको कैबिनेट बना देते। बिल्कुल। उसके बाद आपने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, आप झगड़े सुलझाने में रह गए। आप आते ही सबसे बड़ा रोना रोने लगते हैं कि खाली खजाना मिला है। अरे उसके बाद बीजेपी ने अगर आपसे सत्ता छीनी तो इन्हें भी तो वही खाली खजाना मिला था, इन्हें कोई कुबेर का खजाना नहीं मिला था, फिर ये कहां से लुटा रहे हैं। आपको सरकार चलाना नहीं आता है, जनता की नजर में आपकी छवि ये बन चुकी है कि आपको सरकार चलाना नहीं आता है जी। बीजेपी ने आज जो भी घोषणा समिति की बैठक हुई है या जो इनमें बैठक में होने वाला है उसमें भी देखिए, बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि सारे गुण हैं, बीजेपी में भी कमियां हैं। आप देखें, इन्होंने जो भी योजना लाते हैं कहते कुछ है और जब क्रियान्वयन होता है तो करते कुछ है। लाडली बहना में इन्होंने कहा था सास भी लेगी, नंद भी लेगी, बहू भी लेगी, भाभी भी लेगी, आज किसको मिला। उसके बाद आपने कहा था कि बुजुर्गों को जो 600 पेंशन मिलती है, अब जवान लड़कियों को 1000 दे रहे हैं और बुजुर्गों को जो जरूरतमंद है उनको 600 दे रहे हैं। अब आप उनको जोड़ रहे हैं, 3 महीने का पैसा उनको क्यों नहीं दिया। ये सारी घोषणाओं में शायद शामिल करेंगे, मैं जोड़ रहे हैं। तो बीजेपी की करनी और कथनी ऐसा नहीं है कि एक ही है, इनकी भी अलग, उसका काउंटर कांग्रेस के पास नहीं होता। लेकिन जहां अच्छा और कम अच्छा में चुनाव करना होता है वहां आदमी अच्छे का चुनाव करता है। मैं इसलिए देवाशीष जी के पास आ रहा हूं। देवाशीष जी, एक बड़ी गंभीर टिप्पणी अवधेश भार्गव जी ने की है कि आपको मैंडेट मिला, पिछली बार आपने परफॉर्म किया, पर आपका जो अंतर्कल है वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। आपकी ये तमाम बैठकें, तमाम समितियां, ये कोऑर्डिनेशन कमेटियां, ये एक मैसेज पब्लिक में जब जाता है वो ठीक नहीं होता। देखिए, बैठक अंतर्कल है और घर परिवार में लड़ाई ये सब जगह होती है जी। क्या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य दल देश का इससे अछूता रह गया है क्या? जी, वो तो अछूता नहीं रह गया। लेकिन जब मैंडेट को डिच करके, ये केवल पार्टी की बात नहीं होती, जब आप चुन के आते हो तो केवल आप एक दल के विधायक बन के नहीं आते हो या दल से मंत्री बन के नहीं आते हो, आपके पास जनता का एक मैंडेट होता है। आप जनता के बीच में एक सिंबल लेके जाते हो, जनता के बीच में वादों के साथ जाते हो जिस पार्टी के साथ आपने किए होते हैं। और जब आप चलती हुई सरकार गिरा देते हो तो केवल आप दल से बाहर नहीं जा रहे हो, आप जनता के साथ ही विश्वासघात कर रहे हो। तो मैं भार्गव जी की इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कह रहे हैं कि केवल एक दलीय लड़ाई थी, उसमें जनता को मैंडेट दिया। जिन लोगों ने विश्वासघात किया, जिन लोगों ने धोखा दिया है, उन लोगों को इसके बीच में मोटी रकम मिली है और उन लोगों को केंद्र में मंत्री पद मिले हैं। तो इस लालच की तो कोई सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं है। देश के 7 से 8 राज्यों में इस तरीके की घटना हुई है और सरकारें गिराई गई हैं मैंडेट मिलने के बावजूद भी। और कर्नाटक का एग्जाम्पल हमारे सामने है। जिन नेताओं ने इस तरीके की हरकतें की थी उनके साथ क्या हुआ, 70%, 2/3 ऐसे कैंडिडेट थे जो पिछली बार इस तरीके से छोड़ के भागे थे। जब वो दोबारा आम इलेक्शन में गए तो वो चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई। हार क्या है वो, तो ये मध्य प्रदेश में भी घटित होने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी दुविधा में क्यों है, देख ले जिन 28 लोगों को वो तोड़ के ले गए थे उनको टिकट देके देख ले उनमें से कितने जीत के आते हैं। पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात दूसरी बात कि हम लोगों के पास, एक मिनट, खजाने की बात आई, खजाना खाली हो गया। मध्य प्रदेश में कितना कर्जा है? 2003 में जब हमारी सरकार चाहिए थी तब 26,000 करोड़ का कर्जा था। आज मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। क्या आपको पता नहीं कि हर माह वेतन देने के लिए भी सरकार 10-10 हजार करोड़ रुपए, 12-12 हजार करोड़ रुपए, कभी 4,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से उधार लेके प्रदेश चला रही है? क्या आप प्रदेश को, आप किस मुगालते में प्रदेश को डाल रहे हैं? खजाना नहीं है, खजाना वास्तव में नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी इकोनॉमिस्ट को बुला के पूछ लीजिए मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति दयनीय है कि नहीं है। लेकिन क्या इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए शिवराज सिंह जो चौहान की सरकार है वो कर्जा नहीं ले रही है, उधार नहीं ले रही है? क्या ऐसा नहीं है कि जो एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेंगे, जो घोषणाएं की गई हैं उनको पूरा करने के लिए जो अन्य विभाग है, अन्य जो मिनिस्ट्रीज के जो पद है, वहां से जो खाता है, जो वहां से जो खजाना है उसको खींचा नहीं जा रहा? कहां से आ रहा है पैसा? दूसरी योजनाओं का पैसा
जो शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना, इन योजनाओं में लाके खर्च किया जा रहा है। दूसरे विभागों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है। तो पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है उसकी व्यवस्था चरमरा चुकी है। मैं सर मेरे मन में देवाशीष भाई एक सवाल जो भी मैं विकास जी का लौटूंगा, जो सवाल बार बार आ रहा है कि जो अवधेश भाई ने बताई बात नहीं, क्या आपकी जो तमाम इस बार की तैयारी, इस बार की रणनीति बन रही, इसमें उसका प्रिकॉशन रखा जाए कि फिर ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी चूकें ना हो, ऐसी खामियां ना हो? अजय जी, एक जो बात बोली गई कि एक नेता के पुत्र हैं, आप पूरी लिस्ट उठा के देखिए जी, उसमें जितने भी लोकसभा के और राज्यसभा के सांसद हैं सब हैं, उन सबको उस पर सीट दी गई है। अब इत्तेफाक ये है कि 29 सीटों में से केवल एक जो सांसद हैं वो नकुलनाथ जी हैं। इसके अलावा उसमें विवेक तनखा जी भी मौजूद हैं, राजमणि पटेल भी मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। तो 3 राज्यसभा के सांसद जो कांग्रेस के हैं वह उस लिस्ट में। सर मेरा सवाल दूसरा, देवाशीष जी मेरा सवाल ये था कि जिन खामियों के कारण आपका मैंडेट, सो कॉल्ड मैंडेट पिछली बार का 2018 का चला गया था, उन खामियों, फिर खामियां ना होने पाए, वैसी गलतियां ना होने पाए, वैसी चूक ना होने पाए, वैसा कोई प्रिकॉशन इस बार की तैयारी में कर रहे हैं आप युद्ध की? जी बिल्कुल, इस बार ये ध्यान में रखा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाया जाए, टिकट नहीं दिया जाए जो पार्टी से जीतने के बाद गद्दारी कर सकते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है कि लॉयल, कर्तव्यनिष्ठ कांग्रेसी को इस बार विधानसभा भेजा जाए। टिकट दिया। विकास बोंद्रिया जी, मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे, नंबर 1 आप जब कहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल भी हो जाए। मुद्दा ये है कि बीजेपी बार बार आरोप लगता है कि पिछली बार आपने सरकार उनकी गिरा दी, मैंडेट खींच लिया और ये कर दिया वो कर दिया, जो बीजेपी का कैरेक्टर नहीं रहा करता था। अवधेश भाई भी सहमत होंगे मेरे से, आपने कैरेक्टर के अगेंस्ट जाकर बीजेपी ने ये किया सत्ता परिवर्तन। इस बार आपका प्रिकॉशन, आपकी तैयारी युद्ध की कैसी कि ताकि आपको ये ना करना पड़े? नहीं अजय भाई, देखिए मुझे लग रहा है कि पता नहीं देवाशीष जी कैसे कह रहे हैं कि मैंडेट 2018 में उन्हें मिला था, और उनकी बात में चूंकि उनने सरकार बना ली थी 2018 के चुनाव के पश्चात में, तो शायद भार्गव जी आपने भी उस पर हामी भर दी थी कि कांग्रेस को तो मैंडेट नहीं मिला था। कांग्रेस ने तो बसपा को जोड़ के सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवारों को जोड़ के सरकार बनाई थी, नहीं तो कहां सरकार बना पाती थी वो। और मत प्रतिशत भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का 2018 में आधा प्रतिशत ज्यादा ही था उनसे। तो फिर मैंडेट मतलब ना सीटों के हिसाब में था उन्हें, ना था। अब मैं ये कह दूं कि आपने निर्दलियों को और बसपा के विधायकों को खरीद के सरकार बना ली थी, तो देवाशीष जी को बुरा लगना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। बिल्कुल, मैं उस मुद्दे पे अब आप जो बात कह रहे थे, अब 2-3 बातें और भी अन्य आई। अब आप देवाशीष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले के मुकाबले अब ज्यादा एकजुट है। हालांकि इनका संगठनात्मक मामला है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब चूंकि हम चुनावी रण क्षेत्र में हैं, तो यकीनन मुझे भी कांग्रेस की कमजोरियों को जनता को बताना पड़ेगा कि संगठन के हिसाब से वो मजबूत हैं कि कच्चे, तब तो जनता भ्रम में ना आए। अब आप देख लीजिए क्या समिति बनी साहब, समिति जो बनी है उसमें देवाशीष जी ने अच्छा क्राइटेरिया बता दिया साहब, जितने सांसद हैं उतनों को ले लिया गया है। अरे भाई ऐसा था तो उनके नाम के आगे लिखते ना ये सांसद हैं, क्योंकि इन्होंने मोर्चों के अध्यक्षों को लिया है तो लिखा है कि कांग्रेस के जितने मोर्चे हैं उनके अध्यक्षों को भी उसमें लिया है। तो मुझे लगता है कि ये तो अब जब आप लोगों ने प्रश्न किया और जनता के बीच और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सवाल आया कि ये संतुलित है कि नहीं है, सबको मौका मिल रहा है या किसी के साथ में भेदभाव हो रहा है, तभी क्राइटेरिया जपने का काम चालू किया है। तो अन्यथा उस समिति की सूची में लिखा होता सांसद। थोड़ा सा उस पर आई कि इस बार आपको मैंडेट, उनका जो मैंडेट, चलिए मैंडेट आपकी नजर में नहीं था, वो कह रहे था जो भी था सो कॉल्ड, वैसा आपको रणनीति ना बनानी पड़े, उसकी सावधानी क्या होगा? नहीं बिल्कुल, हम पिछली बार भी हमें था कि हमें लगभग सीटें बहुमत मिल ही जाएगा जी। इसलिए आपने देखा होगा कुछ जगह हम मार खाए थे, उन क्षेत्रों में हमारा फोकसिंग ज्यादा होगा, वहां क्या संगठनात्मक कमजोरी रह गई थी उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। हमने जो नीतिगत मामले तब छूटे थे, लेकिन इन 5 वर्षों में हम उनको पूरा कर पाए। खास करके आप देखेंगे जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मामला था, जो एक डाउटफुल केस तब बन गया था, दोनों तरफ से, दोनों के विचार वालों की तरफ से एक डाउटफुल था, उसका हमें कुछ घाटा लगा था, लेकिन उसकी क्लियरिटी हमने इस पिछले अपने 3 साल के कार्यकाल में ला दी है। तो मुझे लगता है वो सब हमारे एडवांटेजियस पोजीशन पे है। विशेष करके जो एक बात हो रही है लाडली बहना की योजना की, देखिए महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, किसानों को सशक्त करने के लिए किसान सम्मान निधि का काम किया गया,
महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें एक फाइनेंशियल हेल्प दी गई ताकि वो उनकी और उनके परिवार की मदद कर सके। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा और हमारे विचार के अनुरूप का कदम रहा है, जो अंतिम ये 4-6 महीने में दिख रहा है, और जिसपे कांग्रेस भी कैसा खजाना खाली है साहब। अरे साहब एक बात बताइए, खजाना खाली की बात अच्छी की, उसको भी मैं कर ही देता हूँ। इन्हें कहा साहब 28,000 करोड़ का कर्जा था जब 2003 में गए। देवाशीष जी तब बजट कितना था? दिग्विजय सिंह जी की सरकार के वक्त में 2003 में आखिरी बजट जो प्रस्तुत किया था वही 25-26 हजार करोड़ का था मध्य प्रदेश का साहब जी। फिर उससे ज्यादा का कर्जा था, अब तो कर्जा कम है और बजट ज्यादा है। दूसरी बात, जीडीपी टू डेप्ट रेशो जो आज देख लीजिए आप, वो आज कमतर है, तब तो बहुत ज्यादा था। तब आप ब्याज में मध्य प्रदेश के बजट की 25% राशि व्यय करते थे, आज हम बमुश्किल 10% व्यय करते हैं उसमें। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटस आज मध्य प्रदेश सरकार का और मध्य प्रदेश स्टेट का दोनों की बात कर रहा हूं मैं, वो अच्छा है। पर कैपिटा इनकम हमारी 11,000 करोड़ से बढ़ के 1,46,000 11,000 से बढ़ के 1,46,000 से ऊपर आ चुकी है। तो व्यक्ति का भी ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल स्थिति है। सर मैं एक सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, देवाशीष जी के मुद्दों का जवाब दे दिया। अवधेश भार्गव जी ने एक मुद्दा उठाया था कि आप लाडली बहना को 1,000 रुपए देने को आपके पैसे हैं, वो बुजुर्ग जिसको वास्तव में जरूरत है उसको आप 600 रुपए सुपर नहीं, ऐसा नहीं है। बुजुर्गों की सहायता के लिए अन्य योजनाएं भी हैं, लेकिन इसमें अवधेश जी ने खुद ही कहा कि उसको भी 1,000 रुपए किया जा रहा है। वो था सेंट्रल बजट से भी था, कुछ दिक्कतें थी, हल हो रही हैं, वो भी हो जाएगा। तो ये सब आसपास 2-3 महीने आगे पीछे किए गए सब कदम है, लेकिन इस सेंट्रल बजट में हो नहीं है, वो भी हो जाएगा। अवधेश भाई बड़ा अभी जो देवाशीष जी ने जो बात कही कि हम बड़े इस बार फूंक के कदम रखेंगे, ऐसे लोग जो लॉयल्टी हो, बीजेपी वही करेगी। लेकिन हमने अक्सर देखा है, आप तो पिछले 25-30 चुनाव देख चुके हैं कि जब भी लॉयल्टी जैसी टिकट बढ़ता है उसके सारी लॉयल्टी अलग अलग हो जाती है। इस बार क्या ऐसा नए जमाने की कांग्रेस और बीजेपी को हम लोग देख रहे हैं, इस नए जमाने की कांग्रेस बीजेपी में क्या वो प्रतिबद्धता अवधेश भाई देखने को मिलती है जब आज से 25-30 साल पहले हम लोगों के समय दिखाई पड़ती थी? क्या वो प्रतिबद्धता इनके तमाम स्क्रीनिंग के बावजूद दिखाई पड़ेगी? मुझसे बोल रहे हैं जी अवधेश भाई। देखिए ऐसा है, अभी आदरणीय बीजेपी प्रवक्ता ने जो कहा कि बुजुर्गों के लिए भी सोच लेंगे। आप बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करा रहे हैं जी, लेकिन आपकी केंद्र में सरकार है और रेलवे के बुजुर्गों के पास आपने बंद कर दिए। ये बुजुर्गों के लिए इनकी योजना है। महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं, वो बड़ा वोट बैंक है। उज्ज्वला में जो आपने सिलेंडर दिए हैं, उन सिलेंडरों को भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उसमें बकरी के बच्चे और बकरियां बंध रही हैं। आपके पड़ोसी राज्य 500 रुपए में सिलेंडर दे सकते हैं, लेकिन आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी बिना बताए खत्म कर सकते हैं। केंद्र सरकार आपकी है। आपने कहा था कि वॉलंटियरली आप सब्सिडी छोड़िए, वॉलंटियरली लोगों ने छोड़ा जो सक्षम थे, जो सक्षम नहीं थे आपने बिना बताए बंद कर दिया। और आज आपके पड़ोस के राज्य वाले 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते हैं। आप पेट्रोल में 10 तरह के टैक्स बढ़ा रहे हैं, अपने टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। उधर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, प्रतिशत में आपका टैक्स और बढ़ जाता है। रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलती। आपने कहा किसान सशक्त हो गया है। अगर किसान, आप देखते हैं हर साल इस सीजन में बारिश में टमाटर की महंगाई आ जाती है, हर साल आती है। इस साल भी आपके भोपाल के आसपास के रायसेन और विदिशा जिले में किसानों ने टमाटर की खेती में ट्रैक्टर चला दिए, इसलिए कि उनको भाव नहीं मिल रहा था। तो जब आपको मालूम है कि इसकी कमी हो जाएगी और भाव बढ़ जाएगा और जनता परेशान होगी, तो आप उसको सरकारी लेवल पे उसकी खरीदी क्यों नहीं करते, उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं करते? किसान उससे सशक्त होगा, किसान इससे सशक्त नहीं होगा। आज भाव जो बढ़ा हुआ उससे व्यापारी सशक्त हो रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी कहा जा रहा है। कांग्रेस भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है। तो कुल मिलाकर के लोक लुभावन बातें तो की जा सकती है, उनको धरातल पर उतारिए। जी, जब तक वो आपने कहा कि हम युवाओं के लिए हमने रोजगार योजना चालू कर दी है, लोन चालू कर दिया, आप एक लोन लेकर के तो दिखाइए मुझे। आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, आप उसको जमीन दिला के तो दिखाइए। अवधेश भाई आंकड़ों में सब चीजें सुहाने लगते हैं। अवधेश भाई, वो जो मुद्दा, एक मेन मुद्दा जो इन लोगों की दोनों पार्टियों की तैयारी को लेके हमें, मेरे मन में सवाल आ रहा था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप अपनी घोषणाएं करिए, लेकिन जनता के हित की बातें, अगर 18 साल सरकार बीजेपी की रही
18 साल में आप समस्याएं खत्म नहीं कर पाए तो क्या गारंटी सर, कि मैं अगले 5 साल में भी आप खत्म कर अवधेश देंगे? भाई, एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा, समय कम हो रहा है, कि वो जो बात देवाशीष जी ने बात की, फिर उसको विकास जी ने भी कहा कि पिछली बार की तरह मध्य प्रदेश में घटनाक्रम ना हो, तो प्रतिबद्धता जिनकी कांग्रेस के प्रति है, लॉयल्टी जिनकी है, उनको ही टिकट दिया जाएगा। आपने करीब पिछले 30-40 साल से आप चुनाव देख रहे हैं लोकसभा विधानसभा के, क्या आपको लगता है कि टिकट बंटने के बाद ये स्थिति बन सकती है किसी भी दल में? मतलब आज की जो कांग्रेस है, आज की जो बीजेपी है, उसमें ये संभव है कि प्रतिबद्ध और लॉयल लोगों को टिकट दिया जाए और वो पार्टी में बने रहें? अवधेश भाई मुझसे बोल रहे हैं? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था नहीं, कि मेरा सवाल ये मैंने था, कहा ये लोग जो कि बार बार जनता बात चूंकि क्रियाकलाप आपका आईना होते हैं, आप जो भी काम करेंगे जनता को जहां लाभ दिखेगा उस आईने को देख करके वो अपना निर्णय लेती है। कई बार क्या होता है, शोर शराबे में आदमी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाता है। लेकिन अब की बार इस 5 वर्षीय कार्यकाल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जनता ने देखा है, तो दोनों पार्टियों को बड़ा संभल कर कदम इसीलिए रखना बहुत होगा। कठिन होगा इस बार का लिटमस टेस्ट। और ये मेरे पास समय का थोड़ा कम हो गया, इसलिए इस प्रोग्राम को मैं खत्म करना चाहूंगा। तीनों मेहमानों का, विकास भाई बहुत बहुत थैंक यू, देवाशीष जी बहुत धन्यवाद, अवधेश भाई। लेकिन मुद्दा सब ये कि इस बार आप तैयारी कितनी भी कर लें, इस रणभूमि में जब उतरना पड़ेगा, तो चूंकि बड़ी बात उन्होंने कही कि दोनों पार्टियों को देखा, 5 साल में एक पार्टी को देखते, इस बार 5 साल में दोनों पार्टियों को देखा, तो दोनों पार्टियों का रिजल्ट सामने और लिटमस टेस्ट जो होना बहुत गंभीर होगा। इसलिए आपको तमाम तैयारियों के साथ जनता के मन की बात करनी पड़ेगी, तब शायद आपको सफलता मिलेगी और यही बेहतर हो पाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में यहीं तक, आप कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।